नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक हर रोज वो तमाम खबरें पहुंचाते हैं जिन पर रहती है हम सभी की नजर, क्योंकि न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं बल्कि होगी हर खबर की पूरी पड़ताल। और आज जिन प्रमुख खबरों की करेंगे हम विस्तार से बात, जानेंगे एक एक अपडेट अपने संवाददाताओं से। सबसे पहले एक नजर डालेंगे उन प्रमुख खबरों पर, यानी टॉप लाइंस पर। और टॉप लाइंस के जरिए सबसे पहली और प्रमुख खबर आपको बता दें कर्नाटक से जुड़ी, जहां शिव कुमार इस समय फुल तैयारी में है और अब सीएम के जाने की बारी है। जी हां, सिद्धारमैया और इस वक्त शिव कुमार को लेकर दोनों के बीच में खींचतान कुर्सी को लेकर लगातार जारी है और ये खींचतान है जो कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही। अब चीजें आ चुकी है हाईकमान पर। हालांकि देखना होगा कि हाईकमान की तरफ से क्या कुछ फैसला इसको लेकर सामने आता है। बताएंगे इस पूरी खबर के बारे में भी विस्तार से आपको, लेकिन इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर वो है भारत के चिकन नेक से जुड़ी हुई, कि आखिर भारत का जो जिस एरिया को, जिस जगह को, क्षेत्र को चिकन नेक हम कहते हैं, आखिर क्यों उस पर गिद्धों की नजर है, क्यों उसे सुरक्षा की दृष्टि से काफी जरूरी और महत्वपूर्ण माना जा रहा है। क्योंकि डीडी न्यूज की टीम जो है वो इस समय ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, जो हमें बताएगी चिकन नेक की जमीनी हकीकत। इसके साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी हुई, ईरान से जुड़ी, जहां पहलवी नहीं तो और कौन। जी हां, भरोसे को लेकर के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से ईरान को लेकर सवाल किया गया, जिस पर उन्होंने बताया और ये कहीं ना कहीं संकेत दिए कि उन्हें पहलवी के शासन पर भरोसा नहीं है। लेकिन अगर पहलवी नहीं तो और कौन, करेंगे विस्तार से बात इस पूरी खबर को लेकर भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली और प्रमुख खबर के साथ, जहां सबसे पहले बात कर्नाटक की। मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रही अटकलों पर विराम लगाने की मांग अब कांग्रेस हाईकमान तक पहुंच चुकी है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने राहुल गांधी से मुलाकात की और इस पूरे मुद्दे पर स्पष्टता की मांग की है। खबर यह भी है कि दोनों नेताओं ने राहुल गांधी से हाईकमान की योजना के बारे में पूछा है। साथ ही मीडिया में लगातार चल रही अटकलों को रोकने की जरूरत पर भी जोर उन्होंने दिया और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इसके साथ ही अपने कैबिनेट विस्तार की भी मांग कर डाली राहुल गांधी से। अब ऐसे में देखना यह होगा कि कर्नाटक में कुर्सी को लेकर मची इस खींचतान में आखिर कब तक ये जारी रहेगी और कब इस पर विराम लगेगा। करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से और जानेंगे लेटेस्ट अपडेट, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कर्नाटक सीएम पर कंफ्यूजन। तो जी हां, कर्नाटक सीएम पर कंफ्यूजन जो है वो लगातार जारी है। इस वक्त सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार आमने सामने होते हुए नजर आ रहे हैं और एक बार फिर से मुख्यमंत्री बदलने की सुगबुगाहट कहीं ना कहीं कर्नाटक के अंदर नजर आ रही है। और राहुल के कर्नाटक दौरे के बाद जो ये अटकलें हैं वो और तेज हो चुकी हैं। इसके साथ ही दोनों की मुलाकात राहुल गांधी से होना और इस पूरे मुद्दे को लेकर चर्चा भी की गई। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से ये जानकारी मिली है कि राहुल के सामने लीडरशिप का पूरा जो कर्नाटक का मुद्दा है उसे उठाया गया है राहुल गांधी के सामने जब मुलाकात हुई इन दोनों नेताओं की। और साथ ही कर्नाटक सीएम पद पर जो भ्रम की स्थिति है उसको क्लियर करने की बात कही गई, क्योंकि लगातार इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। क्योंकि ढाई साल के मुख्यमंत्री पद को लेकर ये पूरा फॉर्मूला तय हुआ था, लेकिन 2.5 साल बीत चुके हैं और उसके बावजूद भी अभी जिसको लेकर डीके शिव कुमार लगातार कह रहे हैं कि अब उन्हें सीएम का पद दिया जाए। इसके साथ ही मैसूर एयरपोर्ट पर राहुल गांधी से मुलाकात शिव कुमार की थी और ऐसे में एकांत में आखिर क्या बात हुई है ये किसी को नहीं पता। हालांकि देखना होगा कि आला हाईकमान की तरफ से क्या कुछ इसको लेकर प्रतिक्रिया सामने आती है। इसके साथ ही डीके शिव कुमार की तरफ से एक तंज भी कसा गया। दरअसल डीके शिव कुमार ने सीधे तौर पर कहा कि भले ही कोशिश नाकाम हो जाए लेकिन प्रार्थना नाकाम नहीं होती। अब उनके इस तंज पर क्या अंदाजा लगाया जाए कि वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं, क्योंकि हाल ही में राहुल गांधी से उनकी मुलाकात हुई है। कर्नाटक के अंदर मुख्यमंत्री को लेकर के लगातार खींचतान का जो मुद्दा है वो चल ही रहा है और जो डीके शिव कुमार के जो समर्थक हैं वो लगातार मांग कर रहे हैं कि डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाए। वहीं दूसरी तरफ सिद्धारमैया है जो अपनी कुर्सी छोड़ने को राजी नहीं है और आला हाईकमान भी इस पूरे मामले पर कुछ भी बोलने से कतराता हुआ अभी तक नजर आ रहा है। हालांकि देखना होगा कि आला कमान आखिर कब तक इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे रहता है। हमारे साथ हमारी सहयोगी ज्योति इस वक्त जुड़ रही है, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। ज्योति, सीधे तौर पर कर्नाटक के अंदर मुख्यमंत्री पद को लेकर खींचतान लगातार जारी है। 2.5 साल के फॉर्मूला तय हुआ था, 2.5 साल पूरा हो चुका है, जिसकी वजह से डीके शिव कुमार और उनके समर्थक
लगातार ये मांग कर रहे हैं कि अब डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री का पद दिया जाए और आला हाईकमान अभी तक इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए है। कृतिका जी, परसों राहुल गांधी तमिलनाडु जाने वाले थे, जब उन्होंने मैसूर वहां पे रुके थे। तो उस वक्त सीएम सिद्धरामैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार दोनों ने भी उनसे थोड़ी सी मुलाकात हुई। तो जी जैसे आपने कहा, ये जो सत्ता की संघर्ष जो है, नवंबर से खींचतान, कुर्सी की खींचतान तो चलती आ रही है। यहाँ बिल्कुल। पे अभी तक कोई ब्रेक नहीं है, कोई क्लाइमैक्स भी अभी तक नहीं मिला है। तो इस दोनों को, जो दोनों ने वहां पे गए मैसूर में, और यहाँ पे बीजेपी का लीडर जो है, अपोजिशन लीडर आर अशोक जी ने इनका जो मीटिंग को एक सरकास्टिक, व्यंग्यात्मक के तरीके से उन्होंने प्रतिक्रिया की। उन्होंने कहा कि 14 सेकेंड डीसीएम के लिए और 20 सेकेंड मुख्यमंत्री के लिए। आपकी देखिए, इतने दिल्ली के दौरे करते हुए आए दोनों लीडर, बैक टू बैक दिल्ली आते जाते रहते हैं, लेकिन अभी तक राहुल गांधी उनके हाथ में ही नहीं मिले हैं। तो जब वो तमिलनाडु जा रहे थे, तो कर्नाटका की टॉप लीडर्स की ऐसे सिचुएशन हो गया है क्या? दो दो टॉप लीडर्स है, एक मुख्यमंत्री है, एक उप मुख्यमंत्री है। उन लोगों को एयरपोर्ट के रनवे में उनका टॉप लीडर राहुल गांधी जी को मिलने का अवकाश मिला। मतलब आपको ऐसा मौका ही नहीं है। जो कुर्सी का जो खींचतान है, उनको जी लेकर इन दोनों नायकों के बीच बहुत घमासान हो रहा है, लेकिन बिल्कुल। दोनों ने भी कहां पे भी, कहीं पे भी मीडिया पे अभी तक डिस्क्लोज नहीं किए हैं। आज हमने डीसीएम डीके शिव कुमार जी के साथ बात करने की कोशिश की। उन्होंने कहा, जैसे आपने कहा, ट्वीट का मेंशन किया ना, प्रार्थना विफल नहीं हो गए। तो उन्होंने उसका रिप्लाई ऐसे दिया कि कावेरी के विचार को लेकर, जो कावेरी रिवर के विचार को लेकर मैंने ऐसा ट्वीट लगाया था, लेकिन मीडिया में वो दूसरे दूसरे तरीके से नैरेटिव हुआ। लेकिन जो पॉलिटिक्स है, इनसाइड पॉलिटिक्स हम सब देख सकते हैं। जब भी वो टॉप लीडर से मुलाकात होता है या कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होता है कांग्रेस में, तब तक डीके शिव कुमार या डीके सुरेश दोनों ने भी ऐसे ट्वीट करते रहते हैं। उसका उनका भाई जो है डीके सुरेश और डीके शिव कुमार, दोनों ने भी पिछले बार यही कहा था कि वादा जो है, वर्ड इज मोस्ट पावरफुल। तो वादा जो किए हैं सीएम सिद्धरामैया ने, वो उसे निभाते हैं। तो ऐसे क्रिप्टिक पोस्ट कर कर कुछ ना कुछ वो संदेश तो जरूर दे रहे हैं, लेकिन जी वो मीडिया में हालांकि नहीं बता रहे। जो एक कुर्सी का अगर खींचतान हमने देखे, तो जी अभी भी क्लाइमैक्स नहीं मिलेगा ऐसा लगता है, क्योंकि मार्च में यहाँ पे बजट सेशन है। तो जी सीएम ज्योति। सिद्धरामैया जी की ये था कि एक लॉन्गेस्ट रिकॉर्डेड सीएम बनने का वो एक उनपे एक जुनून था, वो भी वो रिकॉर्ड ब्रेक कर चुके हैं। बिल्कुल। देवराज अरसू के रिकॉर्ड ब्रेक कर चुके हैं लॉन्गेस्ट सीएम बनकर। अभी जो बजट का सेशन है ना, जो बहुत बार बजट प्रोसीड करने वाले सीएम, उसका भी रिकॉर्ड पाने के लिए सीएम सिद्धरामैया, जैसे हमें लगता है कि यहाँ पे जो इनर पॉलिटिक्स हम देख रहे हैं, वो मार्च तक कुछ भी नहीं होगा। जी और ज्योति। राहुल गांधी जी ने भी उनसे कहा कि कम टू दिल्ली। वहां पे बात हो चुकी होगी, लेकिन उन्होंने कहा कि कम टू दिल्ली, दिल्ली पे आकर बात कीजिए। लेकिन अभी दिल्ली में आने के लिए और मीटिंग के लिए समय अभी दोनों में से किसी भी नेताओं को नहीं दिया गया है। इन सबके बीच में डीके शिव कुमार का जो तंज कहें या जो बयान सामने आया है कि प्रार्थनाएं कभी विफल नहीं होती हैं, वो हमेशा सफल होती है, कोशिशें बेशक सफल ना हो। इस बयान के, इस तंज के क्या मायने निकाले जाएं ज्योति? और यही उनका जो पोस्ट है ना, जब भी वो टॉप लीडर से मिलते हैं, यहाँ तो इसमें इनर मीनिंग तो है। वो कहते हैं कि कावेरी के इश्यू को लेकर मैंने प्रार्थना, मतलब हर लोगों के लिए मैंने प्रार्थना की, कर्नाटका के लोगों के लिए प्रार्थना की, जैसे पॉलिटिशियन डिप्लोमेटिक आंसर देते हैं। जी लेकिन जब भी वो बहुत काम एंड कंपोज है, जब भी वो कुर्सी का खींचतान होते हैं, वो इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ हाईकमांड को भी मैसेज दे रहे हैं। वो वीडियो है ना कृतिका जी, वो वीडियो में आप देख सकते हैं, जो विद इन 2 मिनट उन दोनों के साथ बात हुई। अगर टॉप लीडर से राहुल गांधी जी बात करते हैं, और भी एक राज्य के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के साथ आप बात करते हैं, तो एक उसके उसके लिए एक एरिया, मतलब एक एनवायरमेंट सेट होता है। लेकिन आप जाकर रनवे पे मिल चुके हो, तो वहां पे वो सीएम सिद्धरामैया को पहली जी ज्योति। बात होने के बाद उस वक्त तक डीसीएम डीके शिव कुमार वहां पे इंतजार कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं वो कुर्सी के लिए इनडायरेक्ट कुछ मीनिंग दिए हैं। लेकिन कांग्रेस के वफादार है डीके शिव कुमार, कभी भी वो आला कमान को डायरेक्ट मैसेज तो नहीं देंगे। जी इससे वो इनडायरेक्ट मैसेज तो दे रहे हैं सीएम सिद्धरामैया, और उसके साथ साथ आला कमान, मल्लिकार्जुन खड़गे जी हो, सोनिया गांधी जी हो, राहुल गांधी जी हो, मतलब इनडायरेक्टली स्लोली कुछ ना कुछ वो संदेश तो जरूर दे रहे कुर्सी जी की और संघर्ष को लेकर।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ज्योति, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। इस महत्वपूर्ण खबर पर आप अपनी नजर यूं ही लगातार बनाए रखिएगा। और इसी के साथ चलिए अब रुक कर लेते हैं हम अगली महत्वपूर्ण खबर का, अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबर, जहां ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों पर कार्रवाई लगातार और तेज होती जा रही है। मानवाधिकार संगठनों के मुताबिक अब तक हजारों लोग मारे जा चुके हैं और बड़ी संख्या में गिरफ्तारियां भी ईरान में हुई। हालातों को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव भी लगातार बढ़ रहा है और कई देशों ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी भी जारी कर रहे हैं। तो वहीं अमेरिका ने मिडिल ईस्ट से सैनिकों की वापसी शुरू कर दी है, तो वहीं ईरान ने यूएस और इजराइल को चेतावनी दी है और साथ ही गंभीर आरोप भी लगाए। दरअसल ईरान में ये जो पूरा विरोध प्रदर्शन है वो दिसंबर के लास्ट में शुरू हुआ था और शुरुआत में लोग खराब होती अर्थव्यवस्था और महंगाई के खिलाफ सड़कों पर उतरे, लेकिन बहुत जल्दी देखते ही देखते ये प्रदर्शन देश की धार्मिक सत्ता व्यवस्था के खिलाफ भी हो गया। खासतौर पर अगर हम देखें तो सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई को निशाना इस प्रदर्शन के जरिए बनाया गया। जानेंगे लेटेस्ट अपडेट अपने संवाददाता से, उससे पहले आपको दिखाते हैं ईरान में फांसी पर लगा विराम। तो जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यह दावा किया गया है कि ईरान में फांसी पर विराम लग गया है, ये दावा किया गया है और इसके साथ ही खामेनेई सरकार कोई एक्शन नहीं लेगी, ये बात उनकी तरफ से कही गई। ट्रंप ने साफ तौर पर कहा कि ईरान में हत्याएं और फांसी रुकी है, फांसी देने की योजनाओं पर भी ब्रेक लग रहा है। ईरानी सरकार ने भी संकेत इसको लेकर दिए और फिलहाल फांसी देने का कोई प्लान नहीं है, ये बात कही गई। ईरान ने नोटम की जो समय सीमा है, जो अवधि है, उसको भी बढ़ा दिया गया है ईरान की तरफ से और 2 घंटे और एयर स्पेस पर जो पाबंदी लगी हुई थी उस पाबंदी को 2 घंटे के लिए और बढ़ा दिया है। लेकिन कुल मिलाकर अगर हम देखें तो ईरान के अंदर प्रदर्शन जो है वो लगातार हो रहे हैं। अन्य कई सारे देशों ने वहां पर जो उनके नागरिक रह रहे हैं उनको वापसी बुलाने के लिए एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप की अगर हम बात करें तो उनकी तरफ से कई सारे बयान सामने आए और इन तमाम बयानों को लेकर के ईरान की तरफ से एक चेतावनी जारी की गई है, एक वार्निंग दी गई है यूएस और इजराइल के लिए। दरअसल यूएस और इजराइल को सीधे तौर पर यह चेतावनी दी गई कि अमेरिकी हमलों में का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, अंदरूनी मामलों में दखल दोनों देश बिल्कुल ना दें। राजनीतिक अस्थिरता फैलाने की कोशिश इजराइल और यूएस की तरफ से की जा रही है, हिंसा भड़काने का भी आरोप दोनों के ऊपर लगा है और साथ ही यह भी कहा गया ईरान की तरफ से कि निर्दोष नागरिकों की मौत के भी ये दोनों देश जिम्मेदार हैं। तो ईरान ने ये वार्निंग दी है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी सैनिकों की वापसी, कई सारे बयान एक के बाद एक सामने आ रहे इस पूरे मामले को लेकर के। लेकिन इसके साथ ही जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से पहलवी को लेकर के सवाल किया गया तो उन्होंने भी एक अलग ही बयान दिया। दरअसल एक निजी चैनल के इंटरव्यू के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये महत्वपूर्ण बयान सामने आया और उन्होंने सीधे तौर पर ईरान के नेतृत्व करने की क्षमता पर कई सवाल उठा दिए। पहलवी के सत्ता संभालने की जो काबिलियत है उस पर भी उन्होंने शक के घेरे में उसको ला दिया और इसके साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के अंदर समर्थन जुटाने पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि निजी तौर पर बतौर नेता पहलवी पसंद है और पहलवी से मिलने की फिलहाल कोई योजना नहीं है। तो सीधे तौर पर पहलवी के शासन पर भी सवाल खड़े होते हुए नजर आए। लेकिन इसके साथ ही ईरान की धमकी से क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप डर गए हैं? दरअसल ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इससे पहले जो हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से ईरान ने चेतावनी दी है, एक वार्निंग दी है यूएस को और साथ ही इजराइल को, उसको बाद में मिडिल ईस्ट से जो यूएस के सैनिक हैं उनकी वापसी शुरू हो चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिली है कि कतर के अल उदैद एयर बेस जो है वहां से अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाया गया है। मिडिल ईस्ट में यूएस का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा है और वहां से सैनिकों को वापस बुलाया गया है। हमारे साथ हमारी सहयोगी जेसिका इस वक्त जुड़ रही हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। जेसिका, सीधे तौर पर प्रदर्शन जो कि रुकने का नाम नहीं ले रहे, कई सारे अन्य देशों ने कह दिया है वहां पर जो नागरिक उनके मौजूद हैं कि आप जितना जल्दी हो सके वापस आ जाइए, एडवाइजरी जारी की जा रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ईरान वार्निंग दे रहा है यूएस और इजराइल को। जी हाँ, वार्निंग अपने स्टेटमेंट्स के द्वारा जारी की गई है इरानियन अथॉरिटीज़ की तरफ से। और डोनाल्ड ट्रंप का भी आपने बयान सुना कुछ समय पहले, जब उन्होंने बोला कि फ़िलहाल तो वो देख रहे हैं जिस तरीके से उनकी तेहरान में ऑफिशियल से बातचीत चल रही है उससे पता चल रहा है कि अब फ़िलहाल लोगों को नहीं मारा जा रहा है। बसिज एक फ़ोर्स है, एक मिलिशिया फ़ोर्स है जो IRGC यानी कि इरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर की
एक मिलिशिया फोर्स है जो इन सब पाबंदियों को देखती है और प्रोटेस्टर्स जो भी सड़कों पे हैं उनको रोकने की कोशिश करती है। तो उस तरीके के क्रैकडाउन के बाद जो सामने आया है ईरान में फ़िलहाल उस तरीके का प्रदर्शन नहीं देखा जा रहा है जो कुछ दिन पहले देखा जा रहा था। लेकिन ये जो शुरू हुआ एक आर्थिक व्यवस्था को लेके, महंगाई को लेके, आप देखिए इन्फ्लेशन जो है 47% पे है और 1.4 मिलियन रियाल जो कि इरानियन करेंसी है वो अब एक डॉलर के अगेंस्ट है। लेकिन इरानियन अथॉरिटीज़ ने ये भी कहा था कुछ समय पहले कि वो एक $7 प्रति महीने का एक पैकेज देंगे लोगों को, एक राहत देंगे, पर उसका भी अभी कोई पूरी तरीके से खुलासा या फिर उसका कोई भी प्लान सामने नहीं आया है। तो आर्थिक व्यवस्था को लेकर लोग अभी भी परेशान हैं। ग्रैंड बाज़ार तेहरान में जो ये प्रदर्शन शुरू हुआ ये आज उस स्तर पर तो नहीं है, लेकिन आगे कहा नहीं जा सकता कि ये क्या मोड़ लेगा और अगर ये आर्थिक व्यवस्था की समस्याएं बनी रही देश में तो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। जैसिका इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई, लगातार इस खबर पर आप अपनी नज़र बनाए रखिएगा। और इसी के साथ चलिए रुक करेंगे अब अगली महत्वपूर्ण खबर का, जहां अब बात करेंगे भारत के नक्शे में मौजूद एक ऐसी जगह की जो आकार में बेशक बहुत छोटी जरूर है, लेकिन इसके महत्व जो है वो बहुत बड़ा है। जी हाँ, और इस जगह को कहा जाता है चिकन नेक। दरअसल पश्चिम बंगाल में स्थित सिलीगुड़ी कॉरिडोर को ही ये नाम दिया गया और ये पूरा इलाका अक्सर खबरों में बना रहता है क्योंकि यही वो संकरी जमीन है जो देश की मुख्य भूमि को उत्तर पूर्वी भारत के 8 राज्यों से जोड़ती है। और इसकी भौगोलिक बनावट, सीमाओं से नजदीकी और साथ ही रणनीतिक अहमियत इसे भारत के सबसे संवेदनशील क्षेत्रों में भी शामिल करती है। और इसी संवेदनशील जगह पर पहुंचे हैं हमारे सहयोगी प्रसन्नजीत बख्शी, जो बताएंगे यहां की जमीनी हकीकत। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं चिकन नेक पहुंचा डीडी न्यूज। तो जी हाँ, डीडी न्यूज का जो रिपोर्टर है वो चिकन नेक पहुंचा और वहां से ये पूरी स्टोरी उन्होंने भेजी हमें। बांग्लादेश लगातार, बांग्लादेश का जो एक तबका है वो इसको लेकर धमकी दे रहा है कि चिकन नेट को काट करके भारत से अलग कर दिया जाएगा, यानी कि 8 राज्यों की बात इसको लेकर कही जा रही, क्योंकि यही वो रास्ता है जिसके जरिए भारत के 8 राज्य जो हैं उनको जोड़ा जाता है। भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से को अलग करने की धमकी बांग्लादेश में कुछ लोग जो हैं वो लगातार दे रहे हैं, जिसको लेकर के सिलीगुड़ी से पश्चिम बंगाल तक का ये बड़ा हिस्सा इसमें शामिल है। और वहाँ की जो ताज़ा हालात हैं वो भी हम आपको बताएंगे। और इसी को लेकर के जो हमारे सहयोगी हैं प्रसन्नजीत बख्शी, वो वहां पर पहुंचे हुए हैं और उन्होंने क्या कुछ अपनी रिपोर्ट में कहा है, एक बार वो रिपोर्ट उनकी आपको दिखाते हैं। जहां हम खड़े हैं, जहां से आप से बात कर रहा हूं, उसके नीचे ये जो नदी आप देख रहे हैं, ये नदी का नाम है महानंदा। आपने शायद सुने होंगे, महानंदा नदी। ये जो कनाल देख रहे हैं दूसरी तरफ, ये कनाल तीस्ता इरिगेशन कनाल है। और आप दूर की तरफ, ये महानंदा नदी की दूर की तरफ उस पार जो जंगल टाइप का पेड़ देख रहे हैं वो बांग्लादेश है और ये रिवराइन बॉर्डर है, महानंदा का बॉर्डर है, इसीलिए वहां पे कोई फेंसिंग नहीं है। रिवराइन बॉर्डर अब जानते हैं, कोई फेंसिंग नहीं है, वहां पे कुछ भी आर पार हो सकता है। तो यहां से मैं जहां पे खड़ा हूं, यहां से कुछ ही दूर पर वो बांग्लादेश बॉर्डर है। और ये दाहिने तरफ करीब 10 किलोमीटर है, जहां पे किशनगंज जिला है बिहार की, और वहां से कुछ ही किलोमीटर दूर नेपाल है। तो मतलब ये वो गर्दन है जिस गर्दन को काटने की बात आप शरजील इमाम की भाषण पर सुने हैं। काट दे इसको, 5 लाख लोग बैठा दे, काट दे इसको। और कई बार इसके बारे में बांग्लादेश की लोगों की जुबान पर सुनते हैं, वो बांग्ला में बोलते हैं, आप कितने दूर तक समझ पाते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन चिकन नेक को हम काट देंगे बांग्ला में कहते हैं। चिकन नहीं बोल पाते हैं वो लोग। और पीछे की तरफ वो जो जगह आप देख रहे हैं, पीछे की तरफ वो दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट है। काट गया तो वो दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट के साथ पूरा नॉर्थ ईस्ट काट जाता है। तो ये है वो ट्राई जंक्शन, ये है वो चिकन नेक,
देखने में ये जो जियोग्राफिक एरिया दिखाने के लिए जो ग्राउंड रिपोर्टिंग हम करने के आए थे। तो हमारे सहयोगी प्रसन्नजीत बख्शी इस समय इस चिकन नेक पर मौजूद हैं, जिन्होंने वहां से अपनी रिपोर्ट के जरिए बताया कि जिस तरीके से बांग्लादेश में कुछ लोग लगातार धमकी दे रहे हैं कि इस चिकन नेक को काट दिया जाएगा, उस धमकी का क्या अर्थ है असल मायनों में। और प्रसन्नजीत इस वक्त हमारे साथ जुड़ भी गए हैं। आप प्रसन्नजीत, सबसे पहले आपसे आसान भाषा में, हालांकि जो रिपोर्ट है आपकी वो भी हमने अपने दर्शकों को दिखाई, लेकिन क्योंकि आप खुद वहां पर मौजूद है, आप बेहद ही आसान भाषा में हमारे दर्शकों को समझाइए कि आखिर चिकन नेक क्या है और क्यों इसको लेकर के लगातार धमकी दी जा रही है, क्या खतरा है? देखिए, सबसे पहले तो यह बता दूं कि आपको याद होगा कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, फिर बाद में देश के गृह मंत्री अमित शाह बार बार ये कह रहे हैं कि सामने 2-3 महीनों में जो बंगाल की विधानसभा की चुनाव है, ये बंगाल की विधानसभा चुनाव किसी तख्त पलटने के लिए नहीं है, तृणमूल को हराकर बीजेपी का सरकार बनाने के लिए नहीं है, ये देश की सुरक्षा के लिए है। शायद आपको या देश की सारे जो हमारी इस वक्त डीडी न्यूज के दर्शक है, सबको याद होगा। और ये चिकन नेक उसका कारण है, क्योंकि ये इसके ऊपर ना बंगाल सरकार की कोई नजर है, ना बंगाल सरकार की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसकी कोई नजर है। ये उत्तर दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट है। अगर हम मैप के ऊपर देखें, शायद हमारी एनिमेशन अगर आप दिखा रहा है, तो ये जो उत्तर दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट है, ये रेड क्लिफ साहब की दोया से या दुआ से जो भी हो, ये एक छोटा सा स्ट्रिप जैसा है दक्षिण से उत्तर तक। और इसकी जो विड्थ है जगह जगह पर 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर सिर्फ। पूर्वी साइड में बांग्लादेश है जो काफी हॉस्टाइल है और कुछ भी कहते रहता है, और ये इन्फिल्ट्रेशन की एक बड़ा कारण है। इस वक्त मैं जहां पे खड़ा हूं, ये थोड़ा वहां इस्लामपुर के ऊपर ये चोपड़ा बोल के जो जगह है नॉर्थ दिनाजपुर की, वहां पे कल ये स्टोरी शूट करके हम थोड़ा नीचे आ गया हो। एक दूसरा जगह ये पीछे हमारे बांग्लादेश की और एक बॉर्डर है जहां पे फेंसिंग नहीं है। तो ये जो जगह जगह पर जो ये चिकन नेक, ये बिना फेंसिंग की बॉर्डर, ये सारे जो जगह बंगाल में है उसमें ये चिकन नेक काफी महत्वपूर्ण है। ये चिकन नेक पे 2 कदम दूरी पर बांग्लादेश बॉर्डर, एक तरफ नेपाल, और ऊपर सारे के सारे हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है जिसके साथ तथाकथित चाइना सटे हुए है। तिब्बत है बेसिकली, लेकिन चाइना सटे हुए है। तो ये जो इंपॉर्टेंट जगह है, इस इंपॉर्टेंट जगह के बारे में यहाँ पे पहुंचना जरूरी था और पूरे देश को दिखाना जरूरी था कि ये चिकन नेक है, एकदम पतला सा है, चिकन का गर्दन की तरह। जी। लेकिन इसके साथ ही प्रसन्नजीत, जब हम चिकन नेक की बात करें तो बांग्लादेश के कुछ थोड़ा सा अगर वहां पे जो मैं कृतिका और थोड़ा सा बताऊं कि थोड़ा सा अगर सिक्योरिटी में गड़बड़ हो जाए तो ये हमारे देश के लिए स्ट्रेटेजिकली काफी खतरनाक हो सकता है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रसन्नजीत तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और इसी बीच आपको बता दें कि हमारे मौसम विभाग को 150 साल पूरे हो चुके हैं और इसको लेकर जितेंद्र सिंह क्या कुछ कह रहा है, आइए आपको सुनाते हैं। करने का मौका मिला, हालांकि वो स्कीम इस विभाग की नहीं थी, लेकिन सरकार यही थी और उसका पालन हुआ। एंड नाउ आई थिंक द इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट फॉर टुडे on the occasion of IMD is that we are going to install in this year at least 50 automatic weather stations in 4 cities of the country, total about 200, 50 in Delhi, 50 in Pune, 50 in Chennai and 50 in Mumbai. And thereafter our network will go on increasing. We have total number of 20 3D printed automatic weather stations, and the deployment plan for batch 1 is Delhi will have 10 and other cities 10. Similarly, while sitting on the stage, I was discussing with the Director General and also the Secretary, we may soon come out with a plan to have centers of excellence across the country.
So we are trying to finalize the proposal. We might have 10 centers of excellence across the country and 7 more regional centers of meteorology, or as you say, RMC centers. Because now, considering the kind of capabilities that we have and the expectations of the people from social media channels, etc., we have decided to expand our network. For example, in North India, we had only Delhi. We may have another 1 or 2, one somewhere in North and similarly in other parts of the country. The trustworthiness of this department can be gauged from the fact that I think in the month of February, when we had an earthquake, we were flooded with phone calls from across NCR complaining that our website was not working. But the fact was that so many people had together tried to access the website that the website collapsed. It was slightly embarrassing that I spoke to Dr. Mahapatra, and it was decided that we will redo it and we'll have an upgraded website with a larger capacity. But in a way, it was flattering also. It was a compliment also that so many people wanted to reach out to us. And therefore, I think this trustworthiness comes after a lot of hard work to build credibility, for which once again I would compliment Team IMD. आप आज 151 बरस के हो गए और अगले साल जब आप 152 बरस के होंगे तो मुझे लगता है हमारी विश्वसनीयता इतनी बढ़ जाएगी कि आपका जन्मदिन मनाने के लिए ये परिसर छोटा पड़ेगा। इसी कामना के साथ फिर से बहुत बहुत बधाई। तो मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से 151वां स्थापना दिवस समारोह, जिसको संबोधित करते हुए नजर आए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, जिन्होंने कहा कि 1 साल बाद जब हम इसका स्थापना दिवस 152वां मनाएंगे तो उस वक्त जो लोगों की एक्सपेक्टेशन है और साथ ही जो हमारा काम है वो और ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा। इसी शुभकामना संदेश उन्होंने अपने संबोधन में दिया। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज़ पंच मुझे हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।